वेलकम बैक गाइस टू कर्सर रन, आपके अपने टेक्नोलॉजी चैनल पे। यहाँ हम बातें करते हैं कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की और टेक्नोलॉजी की इन जनरल। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डायनेमिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशंस के टेक्निकल सेशंस, डेवलपमेंट सेशंस। ये डेवलपमेंट सेशन की सीरीज़ चल रही है और आज एपिसोड है एपिसोड 3.1। इस एपिसोड 3 के दो पार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, एक्स प्लस प्लस क्या है, कैसे काम करती है, और हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इस एपिसोड में वेरिएबल्स और दूसरे एपिसोड में हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो टॉपिक्स और एजेंडा आज के सेशन का है इंट्रोडक्शन टू एक्स प्लस प्लस, एक्स प्लस प्लस और डॉट नेट में क्या डिफरेंस है और क्या कंपैरिजन और क्या रिलेशन है इन दो टर्मिनोलॉजीज़ का, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ईडीटी क्या होती है। एक्स प्लस प्लस इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर D365 फाइनेंस एंड ऑपरेशन डेवलपमेंट के लिए। एक्स प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपने जावा या सी शार्प पे काम करा हुआ है, अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो यू विल फील एट होम, राइट? इट्स सिमिलर टू जावा एंड सी शार्प। ठीक है, तो लाइक आई सेड, इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन जावा एंड सी शार्प. Let me enable ink. Yeah, so like I was saying, it's a object oriented programming language based on like Java and C sharp. And it's a data aware programming language as well. What data aware programming language means is, फॉर एग्जाम्पल जावा या सी शार्प में अगर आपको डेटाबेस से कुछ फैच करना होता तो आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, राइट? जिसमें आप कनेक्शन स्ट्रिंग देते थे अपने डेटाबेस की, चाहे वो सीक्वल डेटाबेस होता है चाहे ओरेकल का डेटाबेस होता था। लेकिन उसके बाद आप रिकॉर्ड सेट बनाते थे और रिकॉर्ड सेट में आप क्वेरी पास करते थे। लेकिन एक डेटा अवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ये आपको एम्बेडेड सीक्वल प्रोवाइड करती है, राइट? जिसमें कि आप स्टैंडर्ड सीक्वल स्टेटमेंट विदाउट एनी कनेक्शन ऑन रिकॉर्ड सेट के लिख सकते हो ओपन में। ठीक है, अभी हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कस्टमर डेटाबेस से रिकॉर्ड्स फैच करने हैं तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, राइट, और कस्टमर मास्टर। सिंटैक्स लिटिल बिट डिफरेंट होगा, बट यू गेट द आइडिया, राइट? सो दिस इज कॉल्ड डेटा अवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपके कोड के फ्लो में आप सीक्वल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो डायरेक्टली, राइट, without making any connection or record set. Not a case sensitive, right? It's not case sensitive. So अगर आप कोई variable declare कर रहे हो small a और capital A, you can use any of those. कुछ X++ लैंग्वेज के फीचर्स हैं, क्लासेस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ अगर आपको नहीं मालूम है। इसमें सब कुछ क्लासेस के अराउंड घूमता है। ठीक है, अगर जो भी आपको कोड लिखना है वो आप क्लासेस के अराउंड लिखोगे। ठीक है, इसमें भी कॉन्सेप्ट जो एक्स प्लस प्लस में होते हैं, जैसे कि क्लासेस तो होती ही हैं, टेबल्स होती हैं, राइट, फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये सारा बैकग्राउंड में क्या होते हैं, क्लासेस की तरह ही इम्प्लीमेंट हुए हैं। ठीक है, और अगर हमें ब्रीफ में पता करना हो कि क्लास क्या होती है, अगर हमने आज तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम नहीं किया, तो बेसिक स्ट्रक्चर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होता है क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर होता है डेटा और उसका बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर मीन्स आप उस क्लास को यूज करके क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम मान के चलते हैं हम एक क्लास बनाना चाहते हैं कार की, ठीक है, जिसके अंदर कार की फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होगा क्लास का। कार बनाएंगे, कार के अंदर क्या 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 एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। कार के अंदर व्हील्स हो सकती हैं एक कार की, उसकी स्पीड लिमिट हो सकती है, लाइक, राइट, एटसेट्रा। और उसका एक बिहेवियर क्या हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है कि स्टार्ट द कार।
ठीक है, ये एक फंक्शन हो सकता है या मेथड हो सकता है। तो ये जब ये कहलाएगी आपकी क्लास नेम कार, क्लास का डेटा कहलाता है एट्रीब्यूट या फील्ड्स, क्लास का बिहेवियर इंप्लीमेंट होता है मेथड्स या फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, अभी के लिए आप यही समझो कि दिस इज ऑन हाई लेवल व्हाट अ क्लास मीन्स, राइट। जब आप प्रोग्राम कर देते हो किसी क्लास को, ठीक है, तो रन टाइम पे आप उसको इनिशियलाइज करते हो और उसका बनता है एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे कार वाले एग्जाम्पल में हमारे कार की फंक्शनलिटी है, ठीक है, उसको जब हम इनिशियलाइज करेंगे रन टाइम पे, मान लो हमें मारुति बनानी है, ठीक है, तो मारुति नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा या टोयोटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और इफ यू रिमेंबर लेट्स से एम टी डिनोट्स टोयोटा, ठीक है, मैं बार बार टोयोटा नहीं लिखना चाहता पूरा, सो टोयोटा, राइट। सो जैसे ही आप टी डॉट करोगे तो आप दो एट्रीब्यूट्स हमने उसमें बनाए थे, राइट। हमने बनाया था व्हील्स, तो हम बोल रहे हैं कि भाई 4 टायर्स हैं उसके अंदर, और टी डॉट स्पीड लिमिट है, ठीक है, पूरा लिख लेना। स्पीड लिमिट है मान लो 200 किलोमीटर्स पर आवर की, ठीक है। और फिर हम अब फंक्शन करना चाहते हैं, जैसे ही कोई बटन दबाएगा हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, टी डॉट स्टार्ट, जो कि अपना जो भी काम करेगा वो काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लास और उसके ऑब्जेक्ट्स। अब आगे चलते हैं। अभी के लिए फिलहाल ब्रीफ में यही समझो। तो फीचर एक्स प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के क्या होते हैं या लैंग्वेज के क्या होते हैं? क्लासेस, यू कैन क्रिएट क्लासेस यूजिंग एक्स प्लस प्लस लाइक यू डू विद सी शार्प एंड जावा. You create tables using the IDE or Visual Studio, and you can access these tables using X++ programming, right? And user interface be, you create your forms and reports, and you can access all that stuff, or you can write all the business logic for your table triggers, forms, business logic, etc. using X++. ठीक है, फिर उसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिस भी होती है अपनी लैंग्वेज की, जो कि वो कंपाइल के टाइम चेक करता है। ठीक है, विल यू विल लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स वंस वी गो फॉरवर्ड। गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक होता है। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जब एक क्लास का स्कोप खत्म हो जाता है तो जो भी डेटा वगैरह आपने मेमोरी में स्टोर किया वो साफ कर दे उसको, ठीक है, ताकि मेमोरी आपकी वेस्ट ना हो। सबसे इंटरेस्टिंग होता है इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन क्लासेस रिटन इन एक्स प्लस प्लस एंड सी शार्प। अभी मैं आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क का बताऊंगा, क्योंकि दोनों ही डॉट नेट सपोर्टेड लैंग्वेजेस हैं, तो आप चाहे सी शार्प में अगर कुछ आपने कोड लिखा हुआ है वो आप एक्स प्लस प्लस में एक्सेस कर सकते हो। फाइल मैनिपुलेशन सपोर्ट होता है, फाइल रीड राइट का सपोर्ट होता है, एंड कुछ कलेक्शंस होती हैं जैसे डायनेमिक्स एरेज होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, एटसेट्रा। अब देखते हैं एक्स प्लस प्लस और माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट में क्या रिलेशन है। एक्चुअली एक्स प्लस प्लस अब D365 के न्यूएस्ट वर्जन से डॉट नेट फ्रेमवर्क का पार्ट हो गया है। जब मैं बोल रहा हूँ डॉट नेट फ्रेमवर्क का पार्ट हो गया, इसका मतलब है लाइक डॉट नेट सपोर्ट करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस को, ठीक है, जैसे सी शार्प है, विजुअल बेसिक है, तो सिमिलरली अब एक्स प्लस प्लस इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, अगर आपने जावा में काम करा हुआ और आपने जावा रन टाइम मालूम है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क में अपना आप मालूम चल गया। जावा रन टाइम क्या होता था, आप जावा में जावा लैंग्वेज यूज करके कोड लिखते थे, वो कंपाइल होके एक इंटरमीडिएरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था, उससे फिर जावा रन टाइम उसको मशीन या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। ठीक है, सेम वे में माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट वर्ल्ड में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, जो आपको समझनी होगी। तो हाई लेवल पे ठीक है, ड्राइंग, लेट्स से दिस इज आवर डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट्स विंडोज डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, और इफ यू वांट टू क्रिएट वेब सर्विसेज और डेटा सर्विसेज और रेस्टफुल सर्विसेज। ठीक है, आपको किसी भी तरह की डेवलपमेंट करनी हो, डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट्स ऑल दोस थिंग्स। डॉट नेट फ्रेमवर्क के दो पार्ट होते हैं गाइज, हम डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन बस आपको ताकि एक कॉन्सेप्चुअली पता हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। उसका दो पार्ट होते हैं, एक होता है CLR, ठीक है, CLR मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम।
ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। और फिर दूसरा पार्ट होता है क्लास लाइब्रेरीज। ठीक है, CLR क्या करता है? CLR का काम होता है जो आप कोड लिख रहे हो उसको कंपाइल और नॉट कंपाइल, उसको एग्जीक्यूट करना, ताकि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सके, और ऑपरेटिंग सिस्टम को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, कमांड्स देना, ताकि वो आपके जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, बट सो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज भी हो सकता है, लाइनक्स भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप कोड लिख रहे हो लेट्स से C# या X++ यूज करके या विजुअल बेसिक यूज करके। ठीक है, ठीक है, आप कोड इसको यूज करके लिख रहे हो। दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड मैनेज्ड लैंग्वेजेस और मैनेज्ड कोड। ठीक है, मैनेज्ड कोड इज अ कोड विच इज being managed by CLR, Common Language Runtime, which is being managed by a runtime। ठीक है, जब आप कोड लिखते हो विजुअल स्टूडियो यूज करके, ठीक है, चाहे C# में चाहे X++ में, आप उनके कंपाइलर्स यूज करके, दोनों के कंपाइलर अलग अलग होते हैं, C# के भी, विजुअल बेसिक का भी, X++ का भी। जब कोड कंपाइल होता है, ठीक है, कंपाइल होके कोड किस में कन्वर्ट होता है? CIL में। ठीक है, कॉमन इंटरमीडिएरी लैंग्वेज में। ठीक है, ये कॉमन लैंग्वेज होती है। जो कंपाइलर्स का क्या काम होता है? C# का सिंटैक्स अलग है, C# का टर्मिनोलॉजीज अलग है, X++ की टर्मिनोलॉजीज अलग हैं, विजुअल बेसिक का अपना तरीका है। ठीक है, लेकिन जब आप इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंपाइल करते हो, इनका एंड रिजल्ट क्या होता है? सिमिलर इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, सिंपल कॉमन इंटरमीडिएरी लैंग्वेज। ठीक है, जब हमारा CIL में कोड आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसको CLR आपका रन टाइम पिक करता है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए कमांड देता है, ताकि आपका प्रोग्राम रन हो सके। तो इन शॉर्ट दिस इज आवर .NET फ्रेमवर्क। तो हमने क्या सीखा अभी? X++ या C#, जो कि है हमारी मैनेज्ड कोड होता है। ठीक है, ये मैनेज्ड कोड आप विजुअल स्टूडियो के अंदर लिखते हो, फिर इसको आप कंपाइल करते हो, कंपाइल करके कोड किस में कन्वर्ट होता है? कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। ठीक है, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो होती है वो .NET फ्रेमवर्क का जो एक पार्ट है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, वो उसको पिक करता है। इस इंटरमीडिएट हाई लेवल लैंग्वेज थी C# X++, उससे कन्वर्ट हुआ IL में, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, उससे कोड कन्वर्ट होता है आपका CLR के थ्रू मशीन लेवल या बाइनरी कोड भी जिसको कई बार हम बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट योर स्टफ। Okay, class libraries, these are common business stuff, common logic or common functionality or utilities written by or provided by framework itself, so that you don't have to write it again and again. Some common stuff like file input, output, and things like that. Okay, let's move forward. So this was about X++ and Microsoft.NET. Now variables, ठीक है, अब variables क्या होते हैं? तो variables हमको हेल्प करते हैं डेटा स्टोर करने में, जब हम अपना बिजनेस लॉजिक लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम अपना कार वाला एग्जांपल देख रहे थे, कार के अंदर थी व्हील्स थे, उसका स्पीड लिमिट थी, तो ये दोनों डेटा कहाँ स्टोर होगा? डेटा स्टोर होगा वेरिएबल्स के थ्रू। ठीक है, हम एक स्ट्रिंग टाइप का या इंटीजर टाइप का या नंबर टाइप का न्यूमेरिक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम काउंट लिखेंगे, व्हील 432। ठीक है, या एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और मोर रियलिस्टिक, कि हम एक मैथमेटिकल अलजेब्रा क्लास बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स से हम एक क्लास बना रहे हैं जिसका हम नाम रख रहे हैं मैथ्स, हाइपोथेटिकल। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमारे दो नंबर्स हैं, इंटीजर I एंड इंटीजर J। ठीक है, दो हमने, अब इस चीज को हम क्या बोलेंगे? हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, I एंड J, जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या है? ये क्लास कर क्या रही है? लेट्स से इसके पास एक फंक्शन है सम नाम का। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करता है? ये करता है बस ये I प्लस J। ठीक है, तो ये हमारी एक सिंपल सी क्लास है। तो अब अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें,
ठीक है। स्कोप, ठीक है, स्कोप क्या हुआ यहाँ पे, जो हमने क्लास लेवल पे ये जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इनका स्कोप क्या है, ये क्लास और इसके मेंबर्स ओनली। इस इंटीजर आई को, इस वेरिएबल को कौन एक्सेस कर सकता है, केवल ये फंक्शन, क्योंकि इस क्लास में केवल यही फंक्शन है। ठीक है, तो वेरिएबल की डेफिनेशन अब आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, एन आइडेंटिफायर दैट पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे हम अपनी वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, वेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्पेसिफिक डेटा टाइप, इन दिस केस इंटीजर, स्ट्रिंग भी हो सकता है, डेटा टाइप इज बीइंग स्टोर्ड। तो स्कोप क्या हुआ, स्कोप हुआ ये क्लास। ठीक है, ये क्लास पूरी। इंस्टेंस एंड लोकल वेरिएबल्स क्या हुए, जो वेरिएबल्स क्लास लेवल पे जैसे आई एंड जे डिक्लेयर होते हैं उनको बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल होते हैं, जैसे इस फंक्शन के अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया किसी काम के लिए, मान लो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है कोई स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, स्ट्रिंग रिजल्ट, लेट्स जस्ट से, इंटीजर होना चाहिए, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल किस टाइप का हुआ, ये हमारा हुआ आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, थर्ड है वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यू कैन यूज इट। ऑब्वियसली ये वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर हो जाने चाहिए उससे पहले कि आप इसको कहीं भी अपने फंक्शन में यूज कर सको। ठीक है, एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन मेमोरी इज एलोकेटेड। जब हमने ये इंट आई किया तो मेमोरी इसको आई का जो भी साइज होता है, ठीक है, इंटीजर 32 बिट या 62 बिट 64 बिट, जो भी इनका साइज होता है वो मेमोरी में उनका स्पेस अलोकेट हो जाता है। ठीक है, कि हमारे पास भाई एक स्पेस अलोकेट कर दो जिसमें हम एक वैल्यू डालेंगे कभी आके। ठीक है, सो memory is allocated। ठीक है, एंड द वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड विद द डिफॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको डिफॉल्ट वैल्यूज किस डेटा टाइप की क्या होती है वो हम देखेंगे, बट इंटीजर की होती है 0। ठीक है, तो जैसे ही आपने करा इंटीजर आई, उसने मेमोरी में एक स्पेसिफिक जगह पर 0 स्टोर कर लिया। ठीक है, और आई इज आवर पॉइंटर टू दैट मेमोरी लोकेशन। तो हम जब भी प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे आई, तो आई जाएगा उस मेमोरी लोकेशन में, जो भी वैल्यू है, चाहे 0 है, चाहे 1 है, 2 है, उसको लाके हमें प्रोग्राम में देगा सम फंक्शन में, ताकि हम उसको आगे यूज कर सकें। वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन कोड ब्लॉक इन ए मेथड। ठीक है, आप उसको कहीं भी जहां भी आपको यूज करना है उसको एट द सेम पॉइंट पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कोई ये तो 2 ही लाइनें लिखी हुई हैं, मान लो आपने 100 लाइन्स लिखी हुई हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको वेरिएबल को एट द स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करना है। आप उसको बीच में जहां आपको जरूरत है आप उसको वहां भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स एंड रीड ओनली वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स जिनकी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते इस टाइप के वेरिएबल्स की। ठीक है, अभी हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। हर वेरिएबल का ना एक अपना टाइप होता है। जैसे हमने हमारे एग्जांपल में इस आई और जे का क्या टाइप था, इंटीजर, कि ये नंबर्स ही स्टोर कर सकता है केवल। ठीक है, अगर हमने कुछ ऐसा किया होता, स्ट्रिंग लेट्स से एस, ये कुछ डिक्लेयर किया होता तो इसको हम क्या सकते थे, एस के अंदर हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक होता है ये, या एस के अंदर हम कोई स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, जैसे राहुल। ठीक है, और वार क्या होता है, वार एक कीवर्ड होता है जिसमें कि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, हमें स्टार्टिंग में ही नहीं बताना होता कि हमें क्या स्टोर करना है। वो इनिशियलाइज के एक्सप्रेशन से समझ जाता है। अगर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं तो ये भाई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होने वाला है, अगर नंबर स्टोर कर रहे हैं तो इंटीजर टाइप का होने वाला है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम अभी हम देखेंगे। लाइक मैंने अभी प्रीवियस शायद स्लाइड पे भी बताया था, क्लासेस, जब आप क्लासेस बनाते हो या टेबल्स बनाते हो या मैप्स या एडीटीज क्या होते हैं मैं देखेंगे अभी, वो भी हमारे एक टाइप की तरह ही होते हैं। ठीक है, एक वन ऑफ द डेटा टाइप इज क्लासेस और टेबल्स और मैप्स और एडीटीज। ठीक है, क्लासेस और टेबल्स को आप बनाते हो सिस्टम में, फिर उनको आप यूज कर सकते हो कोड के अंदर। आगे चलते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट। कि वेरिएबल टू वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा था नो सिंपल, लाइक मैंने स्ट्रिंग का पीछे भी बताया था, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है वेरिएबल नेम, कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने फंक्शनैलिटी के अनुसार। तो ये पर्टिकुलर वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज स्टोर करेगा हमेशा। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक आई मीन। ठीक है,
कस्ट इन्फो ये क्या है, हमारी एक क्लास है, ठीक है, जिसको कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, तो क्लास, तो इस दो, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल, बट इसका डेटा टाइप क्या है, एक प्रिमिटिव या एक नॉर्मल डेटा टाइप है, इसका क्या है, एक क्लास टाइप का, ऑब्जेक्ट टाइप का, क्लास टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। अब एक दूसरा लेते हैं रियल, ठीक है, अगर आपको डेसिमल्स में स्टोर करना है तो उसके लिए डेटा टाइप होता है रियल, ठीक है, जिसमें अब हमने इन दोनों में फ़र्क किया, जैसे हमने पिछली वाली स्लाइड में भी देखा था कि आप वेरिएबल डिक्लेरेशन अलग लाइन पे और उसको इनिशियलाइज या असाइनमेंट, वेरिएबल वैल्यू असाइनमेंट दूसरी लाइन में कर सकते हैं, या आप सेम लाइन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट क्या कहलाता है, ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इक्वल्स टू साइन के साथ जो किया है वो हमने उसको इनिशियलाइज और उसमें वैल्यू असाइन किया, ठीक है। दूसरा अगेन दिस इज अ क्लास टाइप ऑब्जेक्ट, ये कोई क्लास है हमारी जिसका नाम है एक्सेस, ये उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने और ये उसको इनिशियलाइज किया। जब हम क्लासेस करेंगे तो इसको मोर उस डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये अनदर एग्जांपल है कि हमने एक ही लाइन में दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर टाइप के हैं दोनों, आई और जे, हम अलग अलग भी कर सकते थे, लाइक आई जे, जैसे हमने सेमीकोलन से एंड, हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होती है एक्स प्लस प्लस में, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे आप, सेम लाइन पे भी डिक्लेयर कर सकते थे। फिर होती है एरेज, एरेज भी अभी हम देखेंगे क्या होती है जब डेटा टाइप्स देखेंगे, तो एरेज को, बट दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज और डिक्लेयर एरेज। स्कोप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट अगेन मैं बता देता हूं आपको दोबारा से। तो ये इस ए का स्कोप क्या होगा, पूरी क्लास, ठीक है, पूरी क्लास, आप इस ए को जितने भी मेथड्स हैं इस क्लास के उसमें एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है जिसका स्कोप है फुल क्लास, ठीक है। अब ये जो हम बोल रहे हैं, ये बिकॉज द मेथड बिलो इज डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास, इट कैन एक्सेस ऑल वेरिएबल्स डिफाइंड विद इन क्लास। तो ये वेरिएबल आप यहाँ भी एक्सेस कर सकते हो, बट ये जो है ये है लोकल वेरिएबल टू दिस फंक्शन और दिस मेथड, ठीक है। और ये क्या था, हमारा इंस्टेंस मेथड था, जिसको कि हम पूरी क्लास में यूज कर सकते हैं। ये लोकल मैथ वेरिएबल है जो जिसका स्कोप क्या है, ये फंक्शन ओनली और ये मेथड ओनली, ठीक है। अब एक कांस्टेंट्स का आपको कांस्टेंट डिक्लेयर करने का भी एक सिंटैक्स बताया हुआ उसने, वो कैसे करते हैं हम, विद द कीवर्ड कांस्टेंट स्ट्रिंग टाइप का, इसका वेरिएबल नेम क्या है, माई कंटेंट, बट इसको इनिशियलाइज करते हैं उसी टाइम, ठीक है। अब आप कहीं भी इस जहां भी ये वेरिएबल यूज करोगे, इस वेरिएबल का मतलब क्या होगा, ये स्ट्रिंग, ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं, अगर इसको हमने इसमें असाइन करना है, हमने ये वैल्यू, सम वैल्यू शुड बी असाइंड इन दिस वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम क्या है, वैल्यू, ठीक है। और हमारे कांस्टेंट का नाम क्या था, माई कंटेंट, माई कंटेंट, ठीक है। और हमारी क्लास का नाम क्या है, कांस्टेंट एग्जाम्पल। तो एक्सेस करने के लिए अगर आपको क्लास से बाहर एक्सेस करना है कहीं, तो कांस्टेंट क्लास का नेम कॉलन कॉलन एंड देन डबल कॉलन एंड देन योर कांस्टेंट नेम, वार का मैं पहले ही बता दिया। जैसे अगर आप नॉर्मल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हो, आप नॉर्मल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हो, आप पहले कुछ टाइप डिक्लेयर करते हो कि स्ट्रिंग है या इंटीजर है, जो भी है, फिर आप वेरिएबल का नेम देते हो। बट इसमें क्या है, हम पहले दे रहे हैं वार वेरिएबल का नेम, कि हमें अभी नहीं मालूम किस टाइप का डेटा टाइप आने वाला है, डेटा आने वाला है इसके अंदर। लेकिन इनिशियलाइजेशन से कंपाइलर को ये पता लगता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो गोइंग ऑनवर्ड्स इस लाइन के बाद वो इसको किस टाइप का इंटरनली डिक्लेयर करेगा, स्ट्रिंग टाइप का। और var2 किस टाइप का होगा, इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, ओके। नल वैल्यूज, हर डेटा टाइप की एक अपनी नल वैल्यू होती है। अगर आपका स्ट्रिंग है, राइट, अगर हम स्ट्रिंग टाइप का बना रहे हैं तो उसकी नल वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस प्लस में एम्प्टी टाइम के लिए ये, इंटीजर के लिए जीरो, रियल के लिए रियल, या फ्लोट या डबल टाइप के लिए 0.0, ठीक है, एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। इसको पोज करके देख लेना, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। डेट है इंपॉर्टेंट, डेट अगर आपको नल डेट डिफाइन करनी है तो उसको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है डेट टाइप के वेरिएबल को, जो कि होती है 1900 0101, ठीक है।
ओके गाइज, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा लंबा सेशन हुआ था, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में 3.2 में हम डिस्कस करेंगे आपका एक्चुअल डेटा टाइप्स, राइट। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे होते, कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, एरेज कैसे डिक्लेयर किए जाती हैं, कलेक्शंस कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है, कलेक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, एरेज को कैसे यूज़ करते हैं, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर एंड लाइक एज वेल। मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में, एपिसोड 3.2 डेटा टाइप्स।